नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 12th के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम एक्चुअल में किसका है? तो ध्यान रखेंगे, ये है एंथर यानी कि जो है परागकोश का। इसे क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। एंथर यानी परागकोश कहेंगे। और इसी परागकोश के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? तो परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है, यानी पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। परागकण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, परागकण को ही नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। मेल गैमिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेल गैमिट। ध्यान रखेंगे, परागकोश बनते कहाँ हैं? तो परागकोश का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है परागकोश के अंदर। ठीक है, परागकण का निर्माण परागकोश के अंदर होता है, यानी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब एंथर का अगर स्ट्रक्चर देखें, तो अगर इसमें पाली की संख्या देखें तो इसमें पाली कितनी होती है? तो 2। और दोनों पाली में जो है 2 कक्ष होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकोश के अंदर कितनी पालियां होती है? तो 2 पालियां होती है। और परागकोश के अंदर अगर कक्ष पूछा जाए कि कितने कक्ष होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें कक्ष की संख्या होती है 4। क्यों? तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पाली में 2 कक्ष होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, पाली की संख्या है 2 और दोनों पालियों में 2-2 कक्ष, तो कुल मिलाकर के कितने कक्ष हो जाएंगे? 4 कक्ष हो जाएंगे। और अगर ध्यान रखेंगे कि अगर इसका आकार, परागकोश का आकार देखेंगे तो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसके 4 कोने होते हैं और चारों कोनों पर जो है क्या पाया जाता है? तो लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। परागकोश के चारों कोनों पर क्या पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। यह लघु बीजाणु क्या होते हैं? तो अगुणित होते हैं। अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड यानी n नंबर होते हैं। और इसी लघु बीजाणु को आप क्या कह सकते हैं? परागकण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परागकण कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि परागकण के अंदर कितने स्तर होते हैं, यानी परागकण में जो है कितने लेयर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर बात करें परागकण के अंदर, परागकण के अंदर 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? तो 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है बाह्य परत, बाह्य परत या बाह्य स्तर। दूसरा होता है अंतःथिसियम या अंतः स्तर। अंतःथिसियम या अंतः स्तर, इसे एंडोथिसियम भी कहते हैं। और दूसरा परत होता है आपका मध्य स्तर, मिडिल लेयर। मध्य स्तर, मिडिल लेयर। और इस तरह से अगला होता है आपका टेपिटम। टेपिटम। तो बाह्य
परत, अंतः स्तर यानी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर यानी मध्य परत और टेपिटम। तो ध्यान रखेंगे परागकण जो है 4 परतों से जो है ढका होता है या 4 लेयर का बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जब परागकण परिपक्व होता है यानी मैच्योर हो जाता है तो उस स्थिति में परागकण के 2 स्तर जो है मध्य स्तर और टेपिटम दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परागकण के परिपक्व होने पर किस स्तर का जो है कौन सा स्तर जो है नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे परागकण के जो है मध्य स्तर और टेपिटम परागकण के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाता है। तो टेपिटम और जो है मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर परागकण के जो है परिपक्व होने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बचता कौन है, तो बाह्य स्तर और अंतः स्तर, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों स्तर के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, इसको देखेंगे। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका है, तो ये डायग्राम है आपका परागकण का। परागकण के अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक है आपको जो है ये बड़ी आकार की जो कोशिका दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं कायिक कोशिका। क्या कहते हैं इसे, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखेंगे जैसे ये पराग कोश है, फिर से बना रहे हैं हम। इस परागकोश के अंदर क्या है, परागकण है। क्या है, परागकोश के अंदर परागकण है। जैसे ही परागकण परागकोश से बाहर आएगा, जैसे ही परागकण जो है परागकोश से बाहर आएगा तो इस परागकण के अंदर मौजूद केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक का निर्माण करेगा। कितने केंद्रक का निर्माण करेगा, 2 केंद्रक का निर्माण करेगा। और ये दोनों जो है क्या कहलाएंगे, एक कहलाएगा कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, और दूसरा एक केंद्रक जो है ये कहलाएगा जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। फिर क्या होगा, तो फिर इन दोनों केंद्रक के बनने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 2 कोशिका का निर्माण होगा, 2 कोशिका बन जाएंगे। एक का जो है कोशिका क्या कहलाएगी, तो कायिक कोशिका, कायिक कोशिका जो बड़े आकार की होगी, और दूसरा जो कोशिका है यह क्या कहलाएगी, तो जनन कोशिका। क्या कहलाएगी, जनन कोशिका। तो ध्यान रखेंगे परागकोश से परागकण जैसे ही बाहर आता है उसके केंद्रक में विभाजन होता है और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, एक कायिक कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। कायिक कोशिका केंद्रक विभाजन होता है तो कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक का निर्माण करता है, और आगे चलकर इन दोनों में फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिससे 2 कोशिका बनते हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका बनते हैं। क्या बनते हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कायिक कोशिका जो होती है यह जनन कोशिका से थोड़ा बड़े आकार की होती है और जनन कोशिका कायिक कोशिका से हल्की छोटी होती है। तो इस डायग्राम में आपको जो ये बड़े आकार की कोशिका दिखाई दे रही है यह है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक को कायिक केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, कायिक केंद्रक कहेंगे। कायिक केंद्रक कहेंगे। ठीक है, और इस कायिक केंद्रक के अंदर ये जो छोटे आकार की कोशिका है इसको क्या कहेंगे, जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसको कहेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक। जेनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है परागकण के बाहर ये जो लेयर दिखाई दे रहा है ये लेयर क्या होता है, यह लेयर कहलाता है बाह्य चोल। क्या कहलाता है, बाह्य चोल यानी एक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य चोल। और परागकण के अंदर ये वाला जो लेयर है यह कहलाता है अंतःचोल यानी इंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटाइन।
और परागकण के बाह्य चोल पर जो है जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र को क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं, यानी जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। तो अब आगे इसके बारे में ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि ये जनन छिद्र का कार्य क्या होता है या ये बाह्य चोल क्या होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमने अभी तक देखा क्या? हमने देखा परागकण। परागकण जो है बनते कहाँ है? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकोश में कितने जो है पालियां होती है? तो 2 पालियां होती है। परागकण के अंदर जो है कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। प्रत्येक पाली में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, और परागकोश का आकार जो है चतुष्फलकीय होता है, कुछ इस तरह से होता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा है, कुछ इस तरह का होता है। तो प्रत्येक जो है फलक पर जो है क्या पाए जाते थे? लघु बीजाणुधानी। क्या पाए जाते थे? लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर्स। और वही माइक्रोस्पोर्स क्या कहलाते हैं? परागकण। अब आते हैं, ध्यान रखेंगे, परागकण के कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर से बना होता है परागकण। बाह्य स्तर, अंतः स्तर, अंतःथिसियम भी कहते हैं इसको, यानी इंडोथिसियम। ठीक है, और मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर, और टेपिटम, टेपिटम को टेपिटम ही कहते हैं। जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो 2 स्तर नष्ट हो जाते हैं, यानी इसके 2 लेयर नष्ट हो जाते हैं। कौन? मध्य स्तर और टेपिटम। मध्य स्तर और टेपिटम जो है परागकोश के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाते हैं। और बचता है आपका क्या? अंतः स्तर। क्या बचता है? अंतः स्तर। और क्या बचता है? तो बाह्य स्तर। अंतः स्तर और बाह्य स्तर हमने देखा यहाँ पर जो है इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान रखेंगे, ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसको कहेंगे वर्तिका, इसको कहेंगे अंडाशय, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? तो ओव्यूल पाया जाता है, यानी अंडाशय पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे, जब ये परागकण कहाँ आ जाते हैं? स्टिग्मा पर आ जाते हैं, यानी वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इसमें यहाँ पर इसका अंकुरन होता है और स्फुटन, अंकुरन बोलिए या स्फुटन बोल सकते हैं। जब अंकुरन होता है तो परागकण का जो अंतःचोल है यानी इंटाइन है, यह क्या करता है? तो यह जल का त्याग करता है। क्या करता है? जल का त्याग कर देता है। यानी जल का त्याग यानी कहने का मतलब इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जल मॉइस्चर होते हैं, नमी होते हैं, वह सारे के सारे नमी नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण अब बाह्य चोल पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो यह क्या करता है, परागकण का अंतःचोल, तो ध्यान रखेंगे परागकण का जो अंतःचोल बना होता है वह किसका बना होता है, तो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और परागकण का जो बाह्यचोल है यह किसका बना होता है, तो एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है कौन, बाह्यचोल, परागकण का बाह्यचोल। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि परागकण का बाह्यचोल किसका बना होता है, तो एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और अंतःचोल किसका बना होता है, तो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। एस्पोरोपोलेनिन की खास बात होती है, क्या खास बात होती है, ध्यान रखेंगे। एस्पोरोपोलेनिन परागकण को ताप, अम्ल, क्षार जैसे जल अन्य समस्याओं से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो एस्पोरोपोलेनिन एक बसीय पदार्थ होता है, बसा का बना हुआ एक पदार्थ होता है जो परागकण का बाह्यचोल बना होता है। तो परागकण का बाह्यचोल एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है जो ताप, अम्ल, क्षार, जल जैसी समस्याओं से इसकी सुरक्षा करता है। यह भी ध्यान रखेंगे परागकण का जैविक अपघटन भी नहीं होता है, परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो आपसे बनने वाले क्वेश्चन, अंतःचोल, परागकण का अंतःचोल बना होता है पेक्टोसेलुलोज का, परागकण का बाह्यचोल बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का। एस्पोरोपोलेनिन क्या होता है, तो बसीय पदार्थ होता है। यह ताप, अम्ल, क्षार, जल जैसी जो है स्थिति से सुरक्षा प्रदान करता है। अब क्या होता है, जैसे ही परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह अंतःचोल, परागकण का अंतःचोल किसका निर्माण करता है, पोलेन ट्यूब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पोलेन ट्यूब का निर्माण करता है। यह पोलेन ट्यूब जो है कहां से कहां तक फैली होती है, तो ध्यान रखेंगे वर्तिकाग्र से लेकर इस हिस्से को कहते हैं बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार तक जो है, बीजांड द्वार तक फैली होती है। और ध्यान रखेंगे यह जो पोलेन ट्यूब यानी पराग नलिका, पराग नलिका किसके माध्यम से बाहर आती है, तो परागकण के बाहरी लेयर यानी बाह्यचोल पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं। तो इसी से होकर के जो है पराग नलिका बाहर आती है, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि परागकण के अंदर एक कोशिका है जिसको कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका। यह जनन कोशिका फिर जो है पोलेन ट्यूब में उतरती है। पोलेन ट्यूब में यह जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल उतर करके जो है दो नर युग्मक का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, दो नर युग्मक का निर्माण करती है, यानी दो मेल गैमीट का निर्माण करती है, दो मेल गैमीट का निर्माण करती है। ठीक है, तो कहेगा कि परागकण की कौन से स्तर या परागकण के किस स्तर से पराग नलिका का निर्माण हुआ है, तो अंतःचोल। पराग नलिका किसके माध्यम से बाहर आता है, तो ध्यान रखेंगे तो जनन छिद्र के माध्यम से बाहर आता है, यानी जर्म पोर के माध्यम से बाहर आता है। पराग नलिका कहां से कहां तक फैली होती है, तो वर्तिकाग्र से लेकर जो है बीजांड द्वार तक फैली होती है। कहां तक, वर्तिकाग्र से लेकर बीजांड द्वार तक फैली होती है। अब जो है यह जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करती है। कितने नर युग्मक बनाते हैं, दो नर युग्मक। कितने नर युग्मक बनाते हैं, तो दो नर युग्मक बनाते हैं। और इसके आगे जो है ध्यान रखेंगे, इसको समझेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।